आज इस वीडियो में मैं आपको फंक्शन बेसिक क्विज बनाई थी मैंने, उसके आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले एक बात बता दो, सबसे पहले आप क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, क्विज के आंसर्स को टैली कीजिए। दोनों के लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है। अगर आपके सारे आंसर सही हैं तो आपको ये वीडियो आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके आंसर्स डिफरेंट है, इनकरेक्ट हैं, तो ही आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आपको देखने की जरूरत नहीं है। बिगिन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन हाउ मेनी कैटेगरीज वी कैन डिवाइड द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। बेटा आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी, जो हमारा फंक्शन के टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। इसीलिए यहाँ पे हम कितने टाइप बताएंगे? 4 टाइप। सिर्फ नंबर पूछा है। अगर ये भी पूछा जाए कि उन टाइप्स के नाम क्या क्या हैं: पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ये 4 कैटेगरी है। ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। विच टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। बेटा ये बात क्लियरली याद रखिएगा, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में सिर्फ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ही ऑप्शनल होते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से फंक्शन के हेडर में इनिशियल वैल्यू होती है। हम चाहे तो उनकी वैल्यू कॉलिंग स्टेटमेंट में दें, चाहे ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट सिर्फ कौन से होते हैं? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। We can give positional argument after keyword argument in function call statement, true or false। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो है हमारा false। क्यों false है? We can give positional argument after keyword argument in function call statement। जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग में हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद कभी भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को नहीं दे सकते हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, बट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया जा सकता है। इट विल कॉज एरर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट एंड गिव एन एग्जांपल। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है? Variable length argument indicate that function can receive any number of argument. If we are not sure how many argument your function will receive, then we use variable length argument. ना हमें कैसे पता चलेगा कि एक फंक्शन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट ले रहा है? टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट वीडियो में ये बात मैंने पहले भी बताई है कि अगर फंक्शन के हेडर में आर्ग्यूमेंट के नाम के आगे एस्ट्रिक सिंबल लगा हुआ है, जिसे हम स्टार सिंबल भी कहते हैं, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपका फंक्शन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है और ये कितने भी आर्ग्यूमेंट रिसीव कर सकता है। जो आपका वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट होता है वो इंटरनली एज अ लिस्ट कंसिडर होता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे फंक्शन का हेडर भी लिखा है, ये बताने के लिए कि हमारा ए वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है, तो उसके नाम के आगे हमने एस्ट्रिक सिंबल यूज किया है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी लोकल स्कोप वेरिएबल यूज्ड इन द गिवन कोड। एक ग्लोबल ए है, एक फन फंक्शन के अंदर d, b हेडर में गिवन है, ये लोकल स्कोप वेरिएबल है। फंक्शन की बॉडी के अंदर एक और c यूज हुआ है। फंक्शन के बॉडी के अंदर आपने a=c स्टेटमेंट दी है। बेटा याद रखिएगा, जब भी हम फंक्शन की बॉडी के अंदर ग्लोबल वेरिएबल नाम के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो इसका अपना पर्सनल लोकल स्कोप वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, ये एज अ ग्लोबल वेरिएबल कंसीडर नहीं होगा। तो हमारे टोटल लोकल स्कोप वेरिएबल कितने हो गए? d, b, c और a हमारे पास 2 स्कोप में है, एक ग्लोबल स्कोप में और एक लोकल स्कोप में। तो टोटल लोकल स्कोप वेरिएबल पूछे गए हैं वो हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। बेटा सबसे पहले कोडिंग में आपका एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है a, जिसकी वैल्यू क्या रखी है? 5। ये ग्लोबल वेरिएबल है बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड इन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑल द फंक्शन। अब आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है, गिवन है यहाँ पे फन।
फंक्शन की कोडिंग को हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट यानी मेन प्रोग्राम, जहां से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। हमारे पास दो वेरिएबल है, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 9। ठीक है, यहां से हमने फन फंक्शन को कॉल किया और भेजा x y को। तो जब हम फन फंक्शन के पास पहुंचे तो बेटा फन फंक्शन के पास सबसे पहले d के अंदर वैल्यू चली जाएगी x की और b के अंदर वैल्यू चली जाएगी y की। ठीक है, अब फंक्शन में आपने कहा d इज इक्वल टू बी प्लस डी, 9 प्लस 7 16, d की वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई। अब हमने कहा b इक्वल टू डी माइनस बी, d की वैल्यू है 16, b की वैल्यू है 9, 16 माइनस 9 7, तो b की प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। अब आपने अगले स्टेटमेंट में कहा a इज इक्वल टू बी इंटू डी। जैसे ही आप a इज इक्वल टू बी इंटू डी कहेंगे तो इसका अपना एक पर्सनल a डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो b की वैल्यू कितनी है 16, d की वैल्यू है 7, 16 7 जा 112। ये डायरेक्टली कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा, ग्लोबल वेरिएबल में, क्योंकि फंक्शन के पास अपना कोई लोकल a नहीं है, क्योंकि ग्लोबल कीवर्ड यूज हो चुका है। अगर हमने फंक्शन के अंदर ग्लोबल कीवर्ड के साथ ग्लोबल वेरिएबल नेम दे दिया है, दैट मीन्स ये फंक्शन अपने पास इस नाम से कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेगा। ये जो भी चेंजेस करेगा ये किस में करेगा, ग्लोबल वेरिएबल में करेगा। अब आपने स्टेटमेंट दी प्रिंट डी, डी की वैल्यू क्या है 16 एट द रेट बी 7 एट द रेट ए की वैल्यू कितनी है 112। जैसे ही आपके फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर हुआ, ये वेरिएबल अपनी मेमोरी को रिलीज कर देंगे। आप देख सकते हैं x और y में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जब कंट्रोल वापस आपका मेन प्रोग्राम में आएगा, आप कहेंगे प्रिंट x, तो क्या प्रिंट होगा 7, y तो क्या प्रिंट होगा 9, और जब हम a कहेंगे तो ग्लोबल a को एक्सेस करेगा, तो ग्लोबल a की वैल्यू कितनी है, ग्लोबल a की वैल्यू आपकी 112 है। तो ये आपका फाइनल आउटपुट स्क्रीन पर आएगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, write a function in Python which receive a number and print the table of received number। हमें पाइथन में एक फंक्शन लिखने के लिए कहा गया है जो एक नंबर रिसीव करेगा और उस नंबर का टेबल प्रिंट करेगा। नॉर्मली टेबल को हम अप टू 10 टर्म्स तक प्रिंट करते हैं। जो भी नंबर आ जाता है, सपोज करो 2 नंबर है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सो ऑन अप टू 10 टर्म तक हम इसे लेके जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए कहा गया है, तो हम कीवर्ड यूज करेंगे डेफ टेबल, विद इन पैरेंथेसिस हमने नंबर एज आर्ग्यूमेंट दे दिया कि ये बताने के लिए कि ये फंक्शन एक नंबर रिसीव करेगा, कॉलन। अब बेटा फंक्शन के पास नंबर में वैल्यू आ चुकी है, तो उसके लिए अब हमें फंक्शन के अंदर इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। अब जो भी ये नंबर आया है इसकी मुझे 10 टर्म्स प्रिंट करानी है, यानी रिपीटेडली मुझे नंबर को 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है। तो जब भी रिपीटेशन करते हैं तो हम लूप यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लूप यूज किया फॉर आई इन रेंज 1,11,1, यानी बिगनिंग पॉइंट क्या है 1, एंडिंग पॉइंट होगा 10। अपर लिमिट कभी भी आपकी लूप कंडीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसीलिए मैंने 11 दिया है। जो 1 है वो किसकी वैल्यू है, स्टड की। बॉडी ऑफ लूप के अंदर हमने स्टेटमेंट दी प्रिंट नंबर इनटू आई। तो अगर हम प्रिंट नंबर इनटू आई करेंगे तो अगर यूजर ने वैल्यू इनपुट की होगी 4, तो ये इस तरह से प्रिंट करेगा 4 8 12 16 20 सो। या फिर इसके बजाय हम ये भी स्टेटमेंट दे सकते हैं प्रिंट नंबर कॉमा सिंगल कोड में स्टार कॉमा आई कॉमा सिंगल कोड में इक्वल टू कॉमा नंबर इनटू आई। ये आपका कुछ इस तरह से रिजल्ट देगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। दोनों में से आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ फंक्शन बनाने के लिए कहा गया है अगर क्वेश्चन में, तो हमें उसे कॉल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट कैलकुलेशन का जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारी लिस्ट यूज हो रही है। सबसे पहले देखिए आपका एक फन फंक्शन है।
फंक्शन की कोडिंग तो हम तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब कॉल स्टेटमेंट आएगी। हम सीधा मेन प्रोग्राम में चलते हैं। सबसे पहले एक्स नाम की एक लिस्ट आपकी क्वेश्चन में डिक्लेयर की हुई है, तो उसकी वैल्यू को सबसे पहले हम अपने पास लिखेंगे और उसे पोजीशन दे देंगे 0 1 2 3 4 5। अब इसके बाद हमने फन फंक्शन कॉल किया और यहां से भेजा किसको, एक्स को। बेटा याद रखना, एक्स आपका लिस्ट है और लिस्ट कैसी होती है, म्यूटेबल, यानी फंक्शन के पास जो ये एक्स जा रहा है तो फंक्शन में जो भी चेंजेस होंगे वो सीधा यहां पर भी रिफ्लेक्ट होंगे। ए ने इसी एक्स की रेफरेंस को रिसीव कर लिया, यानी ए की अपनी कोई सेपरेट मेमोरी नहीं है, वो उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जिस मेमोरी को एक्स पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर लूप के अंदर आपने फंक्शन के अंदर आपने लूप चलाया है फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर लेन ऑफ ए तक। लेन ऑफ ए कितनी है, 6, यानी 0 to 5 तक आपका लूप चलेगा। आई की वैल्यू प्रेजेंटली क्या है, 0। ए ऑफ आई कहने का मतलब है 10। 10 का रिमाइंडर बाय 10 इज इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स। एल्स में गए ai इज इक्वल टू ai माइनस 2। 10 में से 2 माइनस होंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 8। आई की वैल्यू बेटा बढ़ के हो गई 1। ai का रिमाइंडर बाय 10 इज इक्वल टू ai का रिमाइंडर बाय 10 इज इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स। एल्स में गए, इसमें से भी आपका 2 माइनस होगा, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 2। ai का रिमाइंडर बाय 10 इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू। 5 कंडीशन ट्रू हो गई है, यानी इफ स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। उसमें क्या है, उसमें है आपका ai इज इक्वल टू ai प्लस 2, 25 प्लस 2 27। आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 3। ai का रिमाइंडर बाय 10 इज इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स। एल्स में गए, 36 में से 2 माइनस होंगे 34। आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 4। ai का रिमाइंडर बाय 10 इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, यानी इसमें आपका 2 प्लस हो जाएगा 47। आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 5। ai कितना है 20 का रिमाइंडर बाय 10 इज इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स। तो 20 में से 2 माइनस किया तो हो गया 18। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, फोर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने पे कोई स्टेटमेंट नहीं बची है, तो इसका मतलब है कंट्रोल आपका वापस कहां चला जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, फनएक्स के पास। ठीक है, अब फनएक्स के बाद आपका आगे दोबारा से एक लूप स्टार्ट हो रहा है फॉर आई इज इक्वल टू 0। आई वापस 0 से स्टार्ट हुआ है। आई इन रेंज 0, लेन ऑफ एक्स। लेन ऑफ एक्स और लेन ऑफ ए तो सेम ही है, 6 ही है, यानी 0 to 5 तक ही लूप चलेगा। अब वापस हमने यहां से बिगिन किया है, आई की वैल्यू है 0। 0 का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। प्रिंट एक्स आई @ सिंबल परसेंटेज सिंबल, कर्सर यहीं पे रहेगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 1। 1 का मोड बाय 2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स। एल्स में गए, अब एक्स की 1 पोजीशन पे क्या है 32। अब यहाँ पे एंड सिंबल गिवन नहीं है प्रिंट में, तो एंड कर्सर कहां चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 2। 2 का मोड बाय 2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। 27 एंड में क्या प्रिंट होगा, परसेंटेज, यानी कर्सर यहीं पे रहेगा। आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 3। 3 का मोड बाय 2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, यानी एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, 34 प्रिंट होगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 4। 4 का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। 47 परसेंटेज। आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 5। 5 का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स। एल्स में गए, 18 को प्रिंट करेंगे, कर्सर नेक्स्ट लाइन में। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, लूप की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप से बाहर। आगे कोई और स्टेटमेंट नहीं बची है, तो ये आउटपुट आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ फंक्शन विच विल रिसीव 3 numbers and return the largest number, and if all the numbers are same then return 0। बेटा ध्यान से सुनना कि हमें फंक्शन बनाना है जो 3 नंबर रिसीव करेगा और 3 में से जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो रिटर्न करेगा।
और अगर सारे नंबर सेम है तो क्या रिटर्न करेगा? 0। मुझे फंक्शन बनाना है डेफ। फंक्शन को नाम देंगे क्या? कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दिया है आपका फन। फन भी दे दो, लार्जेस्ट दे दो, कुछ भी, दैट्स अप टू यू। डेफ फन विद इन पैरेंथेसिस a, b, c। ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये 3 आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा तो वो आपको यहां पर मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात कही थी कि अगर फंक्शन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है तो उनके लिए वैल्यू इनपुट करने की स्टेटमेंट हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जब फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली इन वेरिएबल्स के वैल्यू रिसीव करेगा। अब a, b, c 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कहीं तीनों सेम तो नहीं है। इफ a is equal to b and b is equal to c, अगर ये दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम ट्रू हो जाती हैं तो इसका मतलब है तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है? सेम। याद रखना, क्वेश्चन में आपको रिटर्न करने के लिए कहा है, इसलिए प्रिंट नहीं देंगे। मैंने कहा रिटर्न 0। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी तीनों नंबर सेम नहीं है, अब मुझे लार्जेस्ट देखना है। एलिफ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। अगर ये कंडीशन दोनों एक साथ ट्रू हो जाती हैं तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि a इज द लार्जेस्ट वन, रिटर्न a। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो जाहिर सी बात है a लार्जेस्ट की रेस में नहीं है। अब लार्जेस्ट की रेस में कौन बचे? b एंड c। एलिफ b ग्रेटर देन c। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है दैट मीन्स b इज द लार्जेस्ट वन, रिटर्न b। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, ना तीनों नंबर बराबर है, ना a लार्जेस्ट है, ना b लार्जेस्ट है, तो बचा क्या? c, एल्स रिटर्न c। तो तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि जो ये गिवन कोड है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा या नहीं। अगर होगा तो क्या आउटपुट होगा और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। देखो बेटा, ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा। रीजन बीइंग, आप जरा डेफ फंक्शन के हेडर को देखो। ए आपका नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ कॉलिंग मुझे इसके लिए वैल्यू देनी ही देनी होगी। बी आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है क्योंकि इसके पास इनिशियल वैल्यू है यानी ये ऑप्शनल है। और सी आपका नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। बेटा ये रूल है, जब हम फंक्शन में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हैं तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के राइट हैंड साइड में हम सिंपल आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हैं, इट विल कॉज एरर। ठीक है, अब इस एरर को करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस एरर को हम करेक्ट करने के लिए फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेफ फन a, c, b इज इक्वल टू 5, यानी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को सबसे लास्ट में मूव कर दें, या फिर c को भी एज ए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर कर दें, डेफ फन a, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0। अगर आप डेफ फन a, b इज इक्वल टू 5, c वाली स्टेटमेंट को इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट से एक्सचेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका ये एरर हट जाएगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रोग्राम के एग्जीक्यूट ना होने का कारण कॉल स्टेटमेंट नहीं है बल्कि फंक्शन का हेडर है, क्योंकि एज पर द रूल फंक्शन में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के राइट हैंड साइड में सिंपल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता है। उम्मीद करती हूँ अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्विज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।